भागने से प्रेशर कम नहीं होता है, भागने से प्रेशर केवल बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट दिन आपकी लाइफ के, पहला जिस दिन आपका जन्म हुआ था, दूसरा दिन वो जब आपको पता लगे क्यों हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। मेरे साथ आप बहुत सारी कहानियां इसी स्टूडियो से सुनते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में गुरु गौर गोपाल दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके शो में आकर। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। गपशप विद कार्तिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आपको कब ये लगा कि मुझे अब ये मोह माया से, इस संसारिक जो बंधन है, इससे छोड़ करके प्रभु की तरफ बढ़ना। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जो एक जर्नी होती है, एक जो सफ़र होता है, चाहे वो अध्यात्म की ओर हो, चाहे वो ईश्वर की ओर हो, वो जो सफ़र है वो हमारे भीतर छिपा हुआ है। जैसे माइकलांजेलो को किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति तो पहले मार्बल में रहती है, मैं बस ऊपर जो एक्सेस मार्बल है उसको निकालता हूँ, वो बस प्रकट होती जाती है। ठीक वैसे हमारा सफर भी उस मूर्ति की तरह हमारे भीतर है, बस थोड़े थोड़ा जो ऊपर का जो अंधेरा है, ऊपर के जो कंफ्यूजन है, वो निकलते जाते तो हमारा सफर, हमारा पाथ इवॉल्व होता जाता है। तो मेरे लिए ये बचपन से ही ये सारे सवाल थे, बचपन से ये थोड़ा इन सब चीज़ों के प्रति आसक्ति थी, एक अटैचमेंट थी। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहुंचा तो और भी थोड़ा लगा कि कुछ इन सवालों के जवाब मिल जाए, और जब जॉब स्टार्ट कर दी तो तब तो जरूर लगा कि अब इन सवालों के जवाब चाहिए। तो आप वेल सेटल थे, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जी, तो सबके बावजूद आप इधर आ गए। जी, बड़ा मुश्किल होता है जी। और आज के टाइम में तो लोग कहते हैं कि भैया मोबाइल आपके पास आ गया तो आप छोड़ ही नहीं सकते दुनियादारी जी। तो कैसे आप आ गए? कितना इजी रहा, डिफिकल्ट रहा? जी, इजी भी और डिफिकल्ट भी, दोनों होता है। सबसे पहले तो मैं जब HP में जॉब कर रहा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं एवरेज 8 घंटा रोज का जॉब पर काम करता हूँ, अपने वर्क प्लेस में 8 घंटे रहता हूँ, और हफ्ते के 5 दिन वीकेंड छुट्टी हो तो हफ्ते के 40 घंटे मेरे वर्क प्लेस पे जाते हैं, और अगर साल में मैं 50 घंटे काम करता हूँ तो 50 हफ्ते काम करता हूँ तो साल के 2000 घंटे वर्क प्लेस पे जाते हैं, और अगर जिंदगी भर 45 साल काम करूं तो जिंदगी के 90,000 घंटे मेरे वर्क प्लेस पे जाने वाले हैं, जो मेरे जिंदगी के 10 साल है। तो मैंने अपने आप से बस एक ही सवाल पूछा कि मेरे 90,000 घंटे मुझे मुस्कुराते हुए बिताने हैं कि रोते हुए बिताने हैं। और हालांकि मेरी जॉब में और मेरे वर्क में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये लगा कि आई एम नॉट कट फॉर दिस। तब फिर मैंने अपने आप से पूछा तो इसके लिए कट नहीं तो फिर क्या करना क्या चाह रहे? फिर वो जो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी उसको और इसको कंबाइन कर दिया कि लेट माय स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड माय वर्क बी कंबाइंड टुगेदर। तो उस दृष्टि से थोड़ा कठिन इसलिए था, मुश्किल इसलिए था कि एक बड़ा रिस्क है ये। मतलब ये कोई जॉब शिफ्टिंग नहीं है, ये यहाँ से एक सेटल्ड जॉब से आकर ये गेरुए कपड़े पहनकर बस आकर तो एक दृष्टि से थोड़ा रिस्क था, तो थोड़ा कठिन था। और आसान इसलिए था कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कितनी ही दिक्कतें आ जाए वो आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जिस बात से, जिस काम से आपका प्यार हो जाता है तो फिर बस परमात्मा ने बुला लिया, बस आ जाओ। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, काफी लोगों ने सवाल भेजा कि गुरुजी से आप पूछिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य आपके शब्दों में अगर आप? मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट दिन आपकी लाइफ के, पहला जिस दिन आपका जन्म हुआ था, दूसरा दिन वो जब आपको पता लगे क्यों हुआ था। So, जिस दिन हम डिस्कवर कर ले कि हमारा पर्पस क्या है, वो तो परफेक्ट दिन होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे पर्पस हमारे जीवन का पैसे कमाना तो नहीं हो सकता केवल, वो सब छूट जाएगा ना पीछे। पर्पस हमारे जीवन का केवल इनकम टैक्स भरना और टैक्सेस भरते रहना और बिल्स और EMIs भरते रहना, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का पर्पस है कि एक बदलाव लाना, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक एन इम्पैक्ट। दुनिया में, लोगों के जीवन में सेवा करना, एक इम्पैक्ट लाना, एक बदलाव लाना। लेकिन अगर किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, या दुनिया में बदलाव लाना, थोड़ा भी हो, कोई बड़ा बदलाव नहीं, अपने अपने हिसाब से छोटा कुछ, वो करने के लिए भी सबसे पहले तो हमें अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो एट द कोर ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग एनीथिंग एल्स। जैसे वो हवाई जहाज में हम अनाउंसमेंट सुनते हैं कि
अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाए और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो आप पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों को मास्क पहने। राइट। तो आज की दुनिया में लोग पर्पस के मामले में दूसरों को सेवा करने में, दूसरों के लिए एक बदलाव लाने में इतने कार्यरत हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पहले खुद को तो ध्यान देना चाहिए। सर सलामत तो फिर पगड़ी 50। सो आई फील द कोर ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ केयर। जब सेल्फ केयर करेंगे तब हर क्षेत्र में अपना एक इम्पैक्ट, अपना एक डिफरेंस हम ला पाएंगे। बिल्कुल। आज की लाइफ में गुरुजी एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि लोग जो हैं चाहे जिस भी फील्ड में हो, जिस भी पोजीशन पर हो, उनका ईगो आड़े आ जाता है। तो कहते हैं ना कि रावण जो था, रावण को भी आखिरी तक उसका पूरा खानदान निपट गया लेकिन ईगो खत्म नहीं हो रहा था। वो आखिरी में भी उसने माफी नहीं मांगी, वो युद्ध भूमि में ही रहा। तो अहंकार कई बार इतना बड़ा होता है कि आपको जब सर्व विनाश दिख रहा होता है फिर भी आप बढ़ रहे होते हैं। हाउ टू हैंडल दिस ईगो प्रॉब्लम? क्योंकि काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि हम माफी तो मांगना चाहते हैं, हम रिश्ते तो सुधारना चाहते हैं, बट वो बीच में आ जाता है। जी जी जी, आपने रावण की बात बताई तो मुझे अच्छी बात याद आई है कि जब राम रावण को मार के लौट के आए तो माँ कौशल्या ने राम से कहा, बेटा तुम रावण को मारकर आ गए। तो राम ने कहा, रावण को मैंने नहीं मारा। तो कौशल्या ने कहा, किसने मारा? तो फिर कहा, रावण को मैंने मारा। तो कौशल्या ने कहा, अभी तो कहा रावण को मैंने नहीं मारा, और फिर कहता है रावण को मैंने मारा। बिल्कुल, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो ये जो ईगो है, कई बार हमारे रिश्तों में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ईगो जहां अटक जाता है, उसके आगे लोग बहुत सारी टेंशन आ जाती है और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे इस ईगो से डील करें? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ईगो के लिए एक है सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का मतलब होता है कि किसी के सामने कहीं तो झुके। सबके सामने नहीं हो रहा ना, कम से कम परिवार में कोई हो, एक टीचर हो, एक मेंटोर हो, एक गाइड हो, एक गुरु हो, कहीं तो जाके झुके। सबके सामने नहीं हो रहा है, एक जगह झुकना शुरू करेंगे, क्योंकि उससे हमारे माइंड को, हमारे सिस्टम को एक रिकंडीशन होगा। वो जो कंडीशनिंग हो गई है नहीं झुकने की, वो धीरे धीरे उल्टा होगा, वो अनवाइंड होगा वो कंडीशनिंग। दूसरा चीज मुझे लगता है कि हमें ईगो से डील करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल पाथ भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि एक्सटर्नल फिटनेस तो ठीक है, उसके लिए हम एक जिम में चले जाएंगे, लेकिन इंटरनल फिटनेस के लिए कौन सी जिम है? सो इंटरनल ईगो तो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल पाथ की भी जरूरत होती है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रार्थना हो, जो भी हो, एक स्पिरिचुअल कुछ तो एक प्रोसेस, एक प्रैक्टिस हो जिससे ईगो पर हम काम करने लगे। तीसरी चीज मुझे ये भी लगती है कि कई बार कैसा है ना कि जब तक हम अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते, बदलते नहीं। उसका एक बैकलैश जब आता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार जब तमाचा खाएंगे, तब फिर समझ में आएगा कि ईगो होने का नतीजा ये होता है, अब हो सकता है कि थोड़ा मुझे ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कई बार लाइफ में हमें अपने लेसन सीखने के लिए कभी कभी थोड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज अ स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। कभी कभी खुद के अनुभव से आदमी सीखता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है कि हम किसी के सामने सबसर्विएंट हो जाए, एक स्पिरिचुअल पाथ हो, और फिर जिंदगी सिखा देती है। जिंदगी धीरे धीरे सिखा देती है कि भाई ये बहुत महंगा पड़ेगा इगोइस्टिक रहना। लेकिन कभी कभी वहां उस अनुभव तक पहुंचने में बहुत कुछ खो देते हैं लोग। अभी मैं कहानियां काफी सुनाता हूँ, तो एक कहानी मैं आपकी भी सुनना चाहता हूँ। ऐसी कोई कहानी जो आपको डिफाइन करती हो, ऐसा कोई किस्सा आपकी लाइफ में रिसेंटली हुआ, थोड़ा पहले हुआ हो, जो आप साझा करना चाहें? जी, परसों मैं किसी से बोल रहा था कि मैं एक बार न्यूयॉर्क शहर में था और वहाँ एक व्यक्ति मेरे पास आया। पहली बार मिल रहे थे हम, और मुझसे बहुत काफी छोटा था, यंग लड़का था बहुत, और मुझे आके बहुत कुछ सुना दिया उसने। मतलब मेरे मुंह पर आके सुना दिया बहुत कुछ। मुझे कहा कि आपसे ईगोइस्टिक व्यक्ति मैंने आज तक कभी देखा नहीं। और कहने लगा कि कभी आपके गुरु के पास देखिए, उनसे सीखनी चाहिए विनम्रता, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे बोला जाता है।
आप तो बस ईगोइस्टिक है, आप तो बस दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे मेरे बगल में, मतलब इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे और ये सब बोल कर चला गया। तो मैंने बस समझाने की कोशिश की 1-2 लाइनों में बस, लेकिन वो अड़ा हुआ था तो मैं कुछ बोला नहीं फिर। और ये न्यू जर्सी में था, और जब मैं न्यूयॉर्क में था तो मैनहट्टन में रहता हूँ मैं, तो एक 45 मिनट्स की ड्राइव थी। तो हम जहाँ रहता था वहाँ करीब 12:45 बजे रात को पहुँचे हम। तो इंडिया और न्यूयॉर्क के टाइम में डिफरेंस होने की वजह से मैं रात में सोने से पहले भी ईमेल चेक करता हूँ कि कुछ कभी इम्पोर्टेंट कुछ इंडिया में हो तो फिर मैंने ईमेल देखा, तो जब तक हम पहुंच गए थे यहाँ, उसने एक लंबी ईमेल लिखी थी मुझे, उसी व्यक्ति ने। अच्छा। बहुत लंबी ईमेल और ऐसी ऐसी बातें सुनाई उसमें मुझे। तब जब आप रात को ऐसा कुछ पढ़ते हैं सोने से पहले, और वो भी अपने बारे में, जब कोई आपको ऐसी बातें सुना रहा है तो नींद कैसे आएगी आपको। लेकिन मैंने अपने आप को प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया। अच्छा। कि मैंने कहा ठीक है, जो बोल रहा है ठीक है भाई, उसमें फीडबैक दे रहा है, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और सो गया मैं, तो बहुत देरी से सोया था। तो अगले दिन जब उठा मैं करीब 8 सवा 8, इतनी देरी से कभी उठता नहीं, लेकिन 2-2:30 बजे सोया हुआ था। तो उठा एक 7:30-8 बजे। तो जो दूसरे थे, एक डिवोटी हमारे बगल में, आके बोले कि वो आया हुआ है मिलने से आपको वापस। अभी तो मैं बस सरासर मना कर सकता था कि मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा ईमेल पढ़ी आपने मेरी? मैंने कहा जरूर पढ़ी। तो कहा क्या लगा आपको? मैं बोला नहीं अच्छी, जो आप बोल रहे हैं ठीक है ना। नहीं आपको क्या लगता है? मैंने कहा आपने अपना फीडबैक दे दिया, मैं जरूर विचार करूंगा। नहीं आपको क्या लगता है? तो वो कोशिश कर रहा था मुझे एजिटेट करने की। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, आई विल डेफिनेटली कंसिडर द पॉइंट्स यू हैव स्पोकन। तो 2-3 बार और कोशिश कर रहा था। जब कुछ नहीं कहा ना तो चुपचाप से चला गया। देखिए जब भी कोई आपके साथ कुछ करता है, आप जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स होता है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। The person gets power to handle you badly when you respond and react like that. तो तभी मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि criticism is good if there is truth in it, let us accept it. If there is no truth, सच्चाई नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरों के मुंह लगकर, उनको भला बुरा कहकर और उनको यह अधिकार देकर कि मेरा बैड साइड निकाले, हमारा क्या लाभ हुआ उसमें? But then I thought this is not worth it. तो फिर 1 साल बाद जब मैं गया न्यूयॉर्क, फिर आया लौट के माफी मांगने के लिए कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ। मैंने गलती कुछ नहीं की, आपने जो आपको दिल में लगा बोल दिया ना। यू आर ऑनेस्ट टू शेयर दैट दिस वाज समथिंग दैट यू फेल्ट, डोंट वरी, इट्स ओके। बोला आप मुझे प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा भैया फॉरगिव करने के लिए पहले आपने कुछ किया होता तो मैं क्षमा करूँ ना। फॉरगिव कब किया जाता है? जब आपने कुछ गलत किया हो मेरे साथ। अपने हिसाब से आपने सही किया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो आई कैन नेवर फॉरगेट द स्टोरी। आखिरी में जाते जाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं आज प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो कोविड के बाद में उनका जॉब का हो, एग्जाम का हो, सिचुएशन जो तो भी चल रही हो लाइफ में, प्रेशर सिचुएशन जब आ जाए, जब आपको लगे कि अब हर तरफ से घिर गए हो, तो क्या करना चाहिए? अगर आप आखिरी में बताएं। देखिए प्रेशर तो हमेशा रहने वाला है, कोविड हो या नहीं हो, प्रेशर हम पर हमेशा रहने वाला है। तो सिचुएशनल प्रेशर हैंडल करने की बात नहीं, हमको रेगुलरली प्रेशर कैसे हैंडल करना है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में ना पॉज करना भूल गए। जितना आप भागते रहेंगे, भागने से प्रेशर कम नहीं होता है, भागने से प्रेशर केवल बढ़ता है। तो भगदड़ तो करनी ही है, भागना तो है ही है, ये रुकने वाला थोड़ी है। बस इस भगदड़ के बीच में थोड़ा सा एक पॉज करना बहुत जरूरी है। रोज हो सके तो रोज 15 मिनट 20 मिनट बस अपने साथ बिताइए।
जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, चाहे आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है जैसे अनवाइंड कीजिए म्यूजिक सुनकर, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है उसको सुनकर आप पॉज कीजिए, आपको अपने साथ अपने आप के साथ संबंध जोड़ना है मेडिटेशन से, वो करके पॉज कीजिए, अगर आपको ईश्वर के साथ संबंध जोड़ करके अनवाइंड करना है वो करके पॉज कीजिए, लेकिन पॉज कीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो भगदड़ है ये रुकने वाली नहीं है और प्रेशर कोई कम होने वाला है नहीं। तो आप तैयार कीजिए, कहते हैं ना आर्मी में एक कहावत है, इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो जब शांति थोड़ा समय मिल जाए, प्रिपेयर योरसेल्फ in a way that it affects you less. I can't say it won't affect you, but it'll affect you less. Absolutely. Thank you so much, Guruji. आज आपने समय निकाला बात। Thank you, sir. Thank you. सादर प्रणाम आपको। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।